नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। आज बुलेटिन में बात होगी अन्नदाताओं के तेज होते आंदोलन की। अन्नदाताओं के आंदोलन पर विपक्ष को लेकर शिवसेना के तंज की। बात करेंगे पीएम केयर्स फंड पर क्या है खुलासा, जानेंगे कि बीजेपी पर क्यों बरसे गहलोत, और बुलेटिन के आखिर में बताएंगे अर्थव्यवस्था में भारत किस देश से पिछड़ा। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर तंज, कहा लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हैं और पुडुचेरी में पंचायत चुनाव नहीं होने देते। बिहार में नीतीश कुमार की कैबिनेट ने 103 नई नगर पंचायतों और 8 नगर परिषदों के गठन को दी मंजूरी। 32 नगर पंचायतों को भी अपग्रेड करके बनाया जाएगा नगर परिषद। राज्य में शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए लिया गया फैसला। गृहमंत्री अमित शाह ने असम में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। शाह ने कहा पीएम मोदी ने 6 साल में पूर्वोत्तर को कई बार दिया तोहफा। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत पुराने श्रम शक्ति भवन और परिवहन भवन को हटाया जाएगा। इस जगह पर बनाए जाएंगे सांसदों के दफ्तर। और दिल्ली वालों के लिए राहत भरी खबर, पीक आवर्स के लिए सड़कों पर नहीं लगेंगे बैरिकेड। इस फैसले से लोगों को जाम से मिलेगा छुटकारा। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कृषि बिल के खिलाफ अन्नदाताओं का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। आज डीबी लाइव की टीम सिंघू बॉर्डर पर अन्नदाताओं के बीच पहुंची और उनसे बात की। देखिए कृषि कानून को लेकर क्या राय है अन्नदाताओं की। यहाँ कब से हैं आप? यहाँ जो ये आंदोलन चल रहा है सिंघू बॉर्डर पे या तिकरी बॉर्डर पे या दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पे दिखाई दे रहे हैं जो आंदोलन, उस आंदोलन को आप किस ढंग से समर्थन दे रहे हैं? पहली बात तो ये है, ये किसानों का मुद्दा था, किसानों की समस्या थी, लेकिन मैं किसान नहीं हूँ, पर इंसान और इंसानियत में विश्वास रखता हूँ। किसी के साथ भी जुल्म हो, हमारा फर्ज है, जो हमारा संस्कृति है, जो हमारा सभ्याचार है, वहाँ से हमें प्रेरणा मिली है। आज मैं खुद चल कर आया हूँ और जो जहाँ के मेन लीडर हैं उनसे मेरी बात हुई है, उनको मैं लिखती तौर पे सपोर्ट दिया है और एक एफिडेविट दिया है हमने तस्दीक तहसीलदार से टेस्टेड करा के कि जेकर मोदी सरकार ने कानून वापस न ले तो मैं स्वेच्छा और अपना दिमागी संतुलन कायम रखते हुए गोली खाने भी तैयार हाँ। पर एक कानून ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਮਰ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਿੱਲ तुरंत ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਰੱਦ करने चाहिए। नहीं, हम हरियाणा से है जी। अच्छा, आप हरियाणा से हैं। हरियाणा और पंजाब के बीच बड़ी लड़ाई चल रही थी शुरुआत में। पंजाब के जो किसान आ रहे थे, नहीं, लड़ाई केवल राजनीति मुद्दों के लिए थी, कोई लड़ाई नहीं है। हरियाणा और पंजाब बिल्कुल भाई है, हमेशा भाई रहेगा। हमें तो बस बहुत मौका मिला है हरियाणा वालों को। हमारा जो बड़ा भाई पंजाब है उसने एक अच्छी पहल दी है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि भाई पंजाब, हम पंजाब से आए, हमारे वहाँ ऐसा होता। हमने भगवान ने परमात्मा ने हमसे मौका दिया है कि हम अपने बड़े भाइयों की सेवाएं करें। और कोई नहीं है जो SYL वाला मुद्दा है, यदि हम अब यहाँ संगठित है ना, तो भाईचारा के साथ हम वहाँ भी संगठित होकर एक साथ चलेंगे, एक साथ पानी भी लेंगे, सब मिलेंगे। हमारे पंजाब वाले भाइयों पर हमें पूरा विश्वास है, ऐसी कोई बात नहीं है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सब एक साथ होकर किसान पूरे जनादेश के साथ, किसानों के साथ इकट्ठा हो चुका है। पूरा भारत दिखाई दे रहा है यहाँ पे, पूरा भारत। ਅਸੀਂ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਚੱਕਰਵਰਤੀ 96 ਕਰੋੜੀ ਪੰਜਵਾਂ ਤਖਤ ਦੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਹਿੰਦਾ ਦਲ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸਕੋ ਸਾਰੀ भ्रमण करता सारी दुनिया, सब जगह भ्रमण करते हैं आप। हाँ, निहंग फौज है ये, गुरु गोबिंद सिंह की लाडलियां फौजां, निहंग फौजां। कितने घोड़े हैं आपके साथ में? साढ़े अनेक घोड़े बहुत दल में आते जाते रहते हैं, घोड़े ऐसे आ जाते हैं। ये स्पेशली देख रहा हूँ, ये जो बॉर्डर है, हाँ, पीछे RAF है, हाँ, रैपिड एक्शन फोर्स की टीम लगी है। हाँ, आप लोगों ने मतलब ये साफ दिखा रहा है कि हम आपके खिलाफ यहाँ पे खड़े हैं, हाँ। है ना? नहीं, वो भी है तो साढ़े ही भैन भाई आ, अक्सर है तो साढ़े भरा, वो ड्यूटी कर रहे आपदी सरकार दी सरकारी ड्यूटी करते हैं। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਆ। आप भी फौज हैं, वो भी फौज हैं, सब अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ, वो भी ड्यूटी करते आपदी, वो तनख्वाह लेके ड्यूटी करते हैं, हम अकाल पुरख की सेवा में हैं। आप अभी तक जो देखते आए हैं वो क्या देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं जो देखते आ रहा हूँ, मैं करीब 1 दिसंबर से यहाँ पर आ रहा हूँ सिंघू बॉर्डर में, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर में।
मुझे लगता है कि सन 47 के बाद ये आंदोलन ऐतिहासिक है। इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ सरकार के खिलाफ अपने न्यायपूर्ण मांगों को लेकर। और किसान चाहते क्या है, उनका कहना यह है कि सरकार ने हमसे बिना पूछे कानून ला दिया। हम तो खुश थे, हमने तो किसी ने कहा तो नहीं था कि आप तीनों कानून को लाओ। तो ये तीनों जो काले कानून लाए गए हैं, ये सीधा सीधा देशी विदेशी कॉरपोरेट, अंबानी अडानी जैसे कॉरपोरेट के हित के लिए लाए गए हैं। बिजली बिल 2020 भी उनके हित के लिए लाए गए हैं, इसको सीधा वापस लिया जाए। और अब सरकार ये कह रही है कि हम अब तथ्य, कल मोदी जी ने कहा कि हम तथ्यों के आधार पर अब बात करेंगे, हकीकत के आधार पर। तो हकीकत को जिनको जनता को बताना चाहिए कि कोरोना काल में जहां 15 करोड़ लोगों का रोजगार छीन गया, देश की जीडीपी सिकुड़ गई, वहां पर अंबानी अडानी का 700 गुना संपत्ति कैसे बढ़ गया और किसान और मजदूर बदहाल कैसे हो गए। तो ये हकीकत तो ये है कि आज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और देश भर के किसान ये टिकरी बॉर्डर, सिंघू, गाजीपुर में, चिल्ला, सारे बॉर्डर में कड़ाके की ठंड में अपने बच्चों के साथ में, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सब लोग लड़ाई के मैदान में आए हैं। तो कोई अशांति करने के लिए नहीं, इनका कहना सिर्फ ये है कि हमें जीने का हक प्रदान किया जाए। अगर हमारी खेती, हमारा फसल अंबानी अडानी ले लेंगे तो हम जिएंगे कैसे, हम तो भूखों मर जाएंगे। लेकिन तुहिन जी, वो तो ये कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि इससे किसानों का भला होगा, किसानों के को जो पैसे जितने मिलते थे उससे ज़्यादा वो अपने फसल को कहीं भी बेच पाएंगे, कहीं भी उसका भंडारण कर पाएंगे। देखिए, ऐसा है कि किसानों का भला तो किसान जानते हैं ना। सरकार को जब कानून के लिए अध्यादेश पास किया आपका मई जून में, तब क्या किसानों से पूछा था, इनसे पूछा था, इनके नेताओं से पूछा था? तो बिना किसान संगठन से बातचीत के सरकार ने कानून लाया है। और स्वामीनाथन कमेटी ने 6 साल से कह रहे हैं कि एमएसपी और फसल का न्यूनतम मूल्य बढ़ाया जाए। उसने एक अच्छा मूल्य तय भी किया, आज तक तो सरकार उसको मानी नहीं। तो किसानों की भलाई तो किसान जान सकते हैं ना। और सरकार के नुमाइंदे, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे कृषि मंत्री हो अमित शाह हो, वो तो वहाँ पर अपने कक्ष, अपने कार्यालय में, मंत्रालय में बैठे हुए हैं। यहाँ किसानों का हाल जानने तो कोई नहीं आ रहा है। सभी की एक ही मांग है कि ये कानून हमें नहीं चाहिए, लेकिन ये कानून कई राज्यों में लागू भी हो चुके हैं। अन्नदाता दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। सरकार की ओर से चिट्ठी भेजी गई है। पीएम ने भी बातचीत के लिए आगे आने को कहा है। इसे लेकर आज अन्नदाताओं ने बैठक की। तो आज अन्नदाताओं के आंदोलन में क्या क्या रहा खास, देखिए ये रिपोर्ट। आज सुबह से ही सिंघू बॉर्डर पर अन्नदाताओं के बीच ये सवाल पूछा जा रहा था कि उन्हें सरकार से बातचीत शुरू करनी चाहिए या नहीं। सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा है उस पर क्या फैसला लिया जाए। पीएम ने भी कल देश के अन्नदाताओं को संबोधित करते हुए बातचीत को सबसे बेहतर विकल्प बताया था। बातचीत के लिए तो अन्नदाता पहले भी तैयार थे, लेकिन उनकी मांग थी कि सरकार की ओर से पहले कोई ठोस प्रस्ताव तो आए। लेकिन पीएम की मांग के बाद आज सिंघू बॉर्डर पर अन्नदाताओं की बैठक हुई। बैठक के बाद तय किया गया कि अन्नदाता सरकार के साथ कृषि बिल रद्द किए जाने के मुद्दे पर बात करने को तैयार हैं। यानी अन्नदाता सरकार से बातचीत को तो तैयार हैं, लेकिन मुद्दा नहीं छोड़ा जाएगा। बातचीत कृषि विधेयक रद्द किए जाने के मामले पर ही होगी। अन्नदाताओं ने कहा है कि सरकार तक हम सूचना भेज रहे हैं कि हम 29 दिसंबर को बातचीत के लिए तैयार हैं। अब सरकार जगह तय करके सूचना दे दे। माना जा रहा है कि सरकार और अन्नदाताओं के बीच 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे से बातचीत शुरू हो सकती है। लेकिन आज दिन भर इसे लेकर देश भर में प्रदर्शनों का दौर जारी रहा। हरियाणा में अधिकांश टोल प्लाजाओं पर अन्नदाताओं का आज भी कब्जा रहा। हरियाणा को अन्नदाताओं ने 27 दिसंबर तक टोल फ्री कराए जाने का ऐलान कर रखा है। वहीं पंजाब में इस आंदोलन का असर बराबर बना हुआ है। तो वहीं राजस्थान में एनडीए की सहयोगी पार्टी आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने भी अन्नदाताओं के समर्थन में एनडीए छोड़ने का ऐलान कर दिया। बेनीवाल अपने समर्थकों सहित अन्नदाताओं के आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली आने को तैयार हैं। अब देखना है कि कृषि कानून को लेकर चल रही इस लड़ाई का फैसला कब तक होता है और कौन कितना झुकता है। लेकिन अन्नदाताओं और सरकार के बीच रस्साकशी में विपक्ष गायब दिख रहा है। ये दावा शिवसेना की ओर से किया गया है। पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना में आंदोलन के दौरान विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। तो क्या कहा है शिवसेना ने, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली में अन्नदाताओं के आंदोलन को 1 महीना हो चुका है, लेकिन ना तो सरकार की ओर से कोई ठोस प्रस्ताव अन्नदाताओं को दिया जा रहा है और ना ही अन्नदाता अपनी मांग से हिलते दिख रहे हैं। इन सब के बीच विपक्षी पार्टियों की रणनीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसे लेकर शिवसेना ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि अन्नदाताओं के आंदोलन को लेकर दिल्ली के सत्ताधीश बेफिक्र हैं। सरकार की इस बेफिक्री का कारण देश का बिखरा हुआ और कमजोर विपक्षी दल है।
पार्टी ने कहा है कि भारत के लोकतंत्र में जो गिरावट शुरू हुई है, उस गिरावट के लिए बीजेपी या नरेंद्र मोदी, अमित शाह की सरकार जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके लिए देश का विपक्ष सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। केंद्र सरकार को कोसने की जगह हमें आत्मचिंतन करने की जरूरत है। कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधते हुए शिवसेना ने कहा कि देश में विपक्ष को एक ऐसे नेता की जरूरत है जो सबको साथ लेकर चले, लेकिन इस मामले में देश का विपक्ष पूरी तरह से दिवालियेपन के हाशिए पर चला गया है। मोदी सरकार के खिलाफ पिछले 5 वर्षों में कई आंदोलन हुए, लेकिन सरकार ने उनको लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई। इसका मुख्य कारण विपक्षी पार्टियों की सोच है। मोदी सरकार के मन में विपक्ष का डर ही नहीं है। भाजपा राहुल गांधी और कांग्रेस को गंभीरता से नहीं लेती। कांग्रेस के नेतृत्व में बने यूपीए नामक राजनीतिक संगठन की हालत एनजीओ की तरह हो गई है। शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को छोड़ दें तो यूपीए में शामिल किसी भी पार्टी में कोई भी राजनीतिक हलचल नहीं दिखाई देती। शरद पवार का एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है, राष्ट्रीय स्तर पर हैं ही, और उनके वजनदार व्यक्तित्व तथा अनुभव का लाभ प्रधानमंत्री मोदी से लेकर दूसरी पार्टियां भी लेती रहती हैं। शिवसेना ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष को शरद पवार का नेतृत्व कबूल कर लेना चाहिए। अब शिवसेना के बयान पर जल्द ही कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आ जाएगी। शिवसेना और कांग्रेस के रिश्ते कैसे चलते हैं ये वक्त बताएगा, लेकिन पीएम केयर्स फंड में क्या चल रहा है ये कौन बताएगा? क्योंकि आरटीआई के जवाब में बताया गया है कि हम कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि पीएम केयर्स फंड आरटीआई के दायरे में आता ही नहीं है। सरकार तो दावा कर रही थी कि पीएम केयर्स फंड में पूरी पारदर्शिता है, लेकिन सवाल पूछे जाएंगे तो जवाब क्या आएगा, देखिए ये रिपोर्ट। स्वास्थ्य मुसीबत के संकट से निपटने के लिए बने पीएम केयर्स फंड को लेकर विपक्ष अक्सर सवाल उठाता रहता है। पहले सरकार ने इसको लेकर कहा था कि ये फंड सरकारी नहीं है, लेकिन अब केंद्र सरकार ने एक आरटीआई के जवाब में बताया है कि पीएम केयर्स फंड भारत सरकार का ही है, उसके द्वारा स्थापित और नियंत्रित संस्थान है। यह जवाब केंद्र सरकार की ओर से 24 दिसंबर को दिया गया। आरटीआई के जवाब में इनकम टैक्स कमिश्नर के ऑफिस की ओर से कहा गया कि पीएम केयर्स फंड का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत हुआ है। इसके मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं। पीएम केयर्स में दी गई सभी राशियों पर इनकम टैक्स से 100% छूट मिलती है। इससे पहले 17 मार्च को जारी किए गए इस फंड के ट्रस्ट डीड में कहा गया था कि ये सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। पीएम केयर्स की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक इससे 3076.62 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए हैं। पीएम केयर्स फंड में 3000 करोड़ से ज्यादा की रकम दान में मिली, लेकिन इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया जा सकता क्योंकि ये आरटीआई के दायरे में नहीं आता। लेकिन राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने आज बहुत कुछ बताया। उन्होंने बीजेपी की उन रणनीतियों की पोल खोल कर रख दी जो गहलोत सरकार को गिराने के लिए तैयार की थी। तो गहलोत ने क्या कहा बीजेपी को लेकर, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। राजस्थान में 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को 200 में से 99 सीटों पर जीत मिली थी, जिसके बाद अब राजस्थान में गहलोत सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन ये 2 साल गहलोत के लिए किसी चुनौती से कम नहीं बीते हैं, क्योंकि राज्य में विपक्षी बीजेपी ने सेंधमारी की कोशिश पूरी की थी, लेकिन उसकी कोशिशें सफल नहीं हो पाई। और इसी के चलते सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। गहलोत ने बीजेपी नेता जफर इस्लाम पर राजस्थान की कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी एक टिकट मुसलमानों को नहीं देती है और मुसलमानों का इस्तेमाल करती है सरकार गिराने में। मुसलमानों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर दोहरा चरित्र दिखाने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, सचिन पायलट और गुट के नेताओं को लेकर भी उन्होंने कहा कि मैंने पहले कहा था और मैं मानता हूँ फॉरगिव एंड फॉरगेट। ये एक बड़ी बात है जो कि मेरे पर भी लागू होती है। अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो फॉरगिव एंड फॉरगेट करना चाहिए। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने अन्नदाताओं के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि जिस समय सर्दी में जयपुर में हमें घर में बैठने में तकलीफ होती है, उस समय में अन्नदाता जंगल में पड़े हुए हैं। किसी को इतना संवेदनहीन नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि बीजेपी की फितरत है विपक्षी दलों में सेंधमारी करने की, और देश के तमाम राज्यों में पिछले कुछ सालों में दूसरी पार्टियों के विधायकों को तोड़कर अपने दल में शामिल किया है। राजस्थान में बीजेपी ने ऐसी ही कुछ चाल चली थी, जिसे लेकर सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है। अब केंद्र सरकार इस पर क्या सफाई पेश करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। राजस्थान में जहां बीजेपी की रणनीति पर अशोक गहलोत ने पानी फेर दिया, तो वहीं अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू के किले में जरूर सेंध लग गई, और सेंध भी बीजेपी ने ही लगा दी। इसके बाद से ही बिहार में एनडीए सरकार मुश्किल में फंस गई है। नीतीश कुमार पर एनडीए छोड़ने का दबाव है। ऐसे में क्या नीतीश छोड़ देंगे बीजेपी का साथ, देखिए हमारी ये रिपोर्ट।
अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 7 में से 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। एक तरफ बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के घर में सेंध लगा दी है, तो बिहार में बीजेपी नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि इस मसले में वो पार्टी का बचाव किस तरह से करे। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी तो साफ साफ कह चुके हैं कि बीजेपी ने ये सही नहीं किया है, सहयोगियों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। इस बीच आज से पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी शुरू हो गई है। बैठक से पहले नीतीश कुमार ने अपने विधायकों की टूट पर बीजेपी को साफ इशारा देते हुए कहा कि वो लोग चले गए हैं, लेकिन हमारी बैठक अभी बाकी है। इसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक के दूसरे दिन कल यानी रविवार को नीतीश कुमार बिहार में गठबंधन को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं। नीतीश कुमार के सख्त होते रुख को देखते हुए बीजेपी नेताओं ने फिलहाल इस मामले में चुप्पी साध ली है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि जेडीयू के अंदर नीतीश कुमार पर दबाव है कि वो एनडीए से बाहर आ जाएं, यानी बीजेपी के साथ अपना गठबंधन एक बार फिर से तोड़ लें। जेडीयू नेताओं का कहना है कि रविवार को गठबंधन को लेकर पार्टी बड़ा फैसला ले सकती है। इसके बाद से ही ये कयास लगने लगे हैं कि बिहार में एनडीए सरकार गिर भी सकती है। बीजेपी और जेडीयू के बीच शुरू हुई लड़ाई पर अब विपक्ष की भी नजरें लगी हुई है। पटना में हलचल तेज है, ऐसे में कल नीतीश क्या फैसला लेते हैं, इस पर सभी की नजरें लगी हुई है। और बुलेटिन के आखिर में बात अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की। स्वास्थ्य मुसीबत के कारण देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हुआ है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 5 साल तक भारत अपनी पुरानी पोजीशन हासिल नहीं कर पाएगा। तो किसने जारी की है रिपोर्ट और क्या है इसमें, देखिए। देश में स्वास्थ्य मुसीबत से बचने के लिए मोदी सरकार ने पूर्णबंदी लगाई थी, लेकिन इससे मुसीबत ना तो रुकी और ना ही धीमी पड़ी। उल्टा इससे देश की अर्थव्यवस्था को जरूर बड़ा नुकसान हो गया। पहली तिमाही में ही अर्थव्यवस्था में 23.9% की गिरावट आ गई। दूसरी तिमाही में भी ये गिरावट जारी रही। हाँ, थोड़ा सुधार जरूर दिखा, क्योंकि इस दौरान कई त्योहार पड़े, लेकिन अर्थव्यवस्था फिर भी 7.5% की गिरावट में ही रही, जिसे लेकर अर्थशास्त्र और व्यवसाय अनुसंधान CEBR में शनिवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्था के देशों की सूची से बाहर हो चुका है। भारत 2019 में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हुए ब्रिटेन से आगे निकल गया था, लेकिन 2020 में 6वें स्थान पर आ गया। दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार के इस कार्यक्रम में भारत ब्रिटेन से पीछे ही रहेगा। भारत 2025 में ही ब्रिटेन से आगे निकल पाएगा। इसके साथ ही पीएम मोदी का 2022 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का दावा तो अब सपना बन चुका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार पहले ही धीमी पड़ चुकी थी, जिस कारण स्वास्थ्य मुसीबत के दौर में इस पर असर सबसे ज्यादा हुआ। लेकिन राहत की बात यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब धीरे धीरे कर गति पकड़ रही है, और अगर सरकार ने सही नीतियों का पालन किया तो भारत अगले 10 साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।